दैनिक नवज्योति की ओर से आयोजित वर्चुअल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रामभजन कुमावत दैनिक नवज्योति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुद्दा है जिसको लेके हम एक जगह एकत्रित हुए हैं, कोरोना काल में उच्च शिक्षा की स्थिति और बदलाव। यानी कि कोरोना से पहले उच्च शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कोरोना को लेके सरकार ने क्या किया है स्टूडेंटों के भविष्य को लेके। लंबा टाइम हो गया, लगभग 19 मार्च से प्रदेश के साथ देश भर में स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी बंद है। इसको लेके हम आज बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है कोरोना काल में। और बच्चों को अभी हाल ही में सैटरडे को मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग आयोजित करके लगभग 11:30 बजे के आसपास ये डिक्लेरेशन किया था कि सभी स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें टेक्निकल भी हो गए, अपने एजुकेशन के भी हो गए, एमबीए हो गए और सामान्य कोर्सेज हो गए, बीए बीकॉम बीएससी के स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट इसमें शामिल है। लेकिन सोमवार देर रात को केंद्र सरकार और यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करके फाइनल ईयर स्टूडेंट जो यूजी और पीजी दोनों में है उनको एग्जाम के लिए निर्देश जारी किए हैं देश भर के सभी राज्यों को। और सरकार और यूजीसी ने यह कहा है कि फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम सरकार करवाए और उनकी तैयारी करे। अब ऐसे में राज्य सरकार विचार विमर्श कर रही है और गाइडलाइन का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि जो अपनी स्टूडेंटों के जो भी कुछ किया जा सके, भाई उनको प्रमोट करना है फाइनल के या एग्जाम लेना है। वहीं आज उच्च शिक्षा मंत्री जी वे भी अपनी थोड़ी देर में अपने साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी अपन इस मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे साथ है डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं और महाराजा कॉलेज में उपाचार्य हैं। नमस्कार सर। इसके साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि सीनियर टीचर हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और शिक्षकों के हितों में काफी काम करते रहते हैं सर। नमस्ते सर। इसके साथ ही हमारे रामभजन जी धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ हैं अर्पित अग्रवाल जी, जो कि जेईसीआरसी फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन हैं और काफी डायनेमिक पर्सन है, युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे बेहतर कार्य करने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, थैंक यू। हमारे साथ बहुत सीनियर प्रोफेसर और मत्स्य यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी यादव जी भी हमारे साथ हैं, जो कि मेरे अच्छे मित्र भी हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके साथ ही हमारे साथ है स्टूडेंटों का पक्ष रखने के लिए एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री मुशियार मीणा। नमस्कार जी। अब हम आज के अपने मुद्दे पर आते हैं, कोरोना काल में उच्च शिक्षा की स्थिति और बदलाव। इसको लेके हम बात करते हैं। पहले एक मिनट हम सब चर्चा करते हैं, इतने में हमारे साथ मंत्री जी भी ज्वाइन होंगे। प्रोफेसर जेपी यादव जी से हम शुरुआत करते हैं। सर, आज कोरोना काल में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है और क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। सबसे पहले तो मैं रामभजन जी, नवज्योति की पूरी टीम को आपको बधाई दूंगा। धन्यवाद सर। बहुत ही सामूहिक विषय पर ये टॉक आपने रखी, कोरोना काल में उच्च शिक्षा की स्थिति एवं बदलाव। और आज की इस टॉक में विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आपने शामिल किया है। मैं सभी वक्ताओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। श्री अभिमन्यु पूनिया जी हमारे छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। आपका आशीर्वाद है। विनोद शर्मा जी हमारे शिक्षक साथी और शिक्षक राजनीति में बहुत अग्रणी और जुझारू साथी हैं। डॉक्टर रामावतार शर्मा जी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर बहुत लंबे समय से हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं।
होशियार मीणा जी भी एबीवीपी के प्रदेश मंत्री हैं और बड़े जुझारू छात्र नेता हैं। अर्पित अग्रवाल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान JCRC से जुड़े हैं। आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। जब से कोरोना की स्थिति हमारे देश में आई है, बहुत लंबा काल हो गया। सब इस कोरोना के संकट से पूरी दुनिया दुखी है, हर तरह के संकट से जूझ रही। और भारत में भी जब से कोरोना आया, सरकारें बहुत गंभीर हुई और भारत सरकार ने भी अपने प्रयास करे, लेकिन राजस्थान सरकार ने आगे बढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले बंद की बात कही कि इसको रोकने के लिए बंद करना चाहिए। और फिर पिछले काफी समय से बहुत अच्छे प्रबंध इस कोरोना के महामारी को रोकने के लिए, और जो प्रभावित हो रहे थे, चाहे वो मजदूर हों, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, छोटे व्यापारी हों, उनको जो संकट हो रहे हैं उनके बारे में राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए। भारत सरकार भी बड़ी चिंतित रही, समय समय पर इसके बारे में सारे मुख्यमंत्रियों से बात करी और राय लेकर के, चाहे वो लॉकडाउन लगाना पड़ा और धीरे धीरे कई चरणों में लगाने के बाद अब अनलॉक की स्थिति आई। बहुत इतना किसी को ये अंदेशा नहीं था कि बीमारी इतने लंबे समय तक चलेगी। सर, बीमारी काफी लंबी चली और अभी भी चल रही है। इस बीच अपन उच्च शिक्षा की स्थिति के बारे में बात करें तो इसमें कितना प्रभाव पड़ा और संस्थान बंद पड़े हैं कब से? इसी पे मैं आ रहा हूँ। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा भी इस समस्या से बहुत ग्रसित रहा है, क्योंकि एक ऐसे समय पर हमारे प्रदेश में और देश में ये समस्या आई जिस समय परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला था। कुछ परीक्षाएं शुरू हो भी गई थी, अचानक हम सबको परीक्षाओं को बंद करना पड़ा और लॉकडाउन लगने के कारण सब कुछ काम बंद हो गया। सब विश्वविद्यालय, कॉलेजेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं सभी बंद हो गए, क्योंकि मजबूरी थी, बंद करना बहुत जरूरी भी था। और सब लोग बाग, चाहे वो शिक्षक हो चाहे छात्र हो, एक तरह से जो भी गाइडलाइन सरकार की थी उसके हिसाब से अपने घरों में ही रहे। बिल्कुल सर, बहुत लंबा इंतजार हो गया, इस बीच न परीक्षा हो पाई। कुछ कोर्सेज जो बाकी रह गए थे उनके लिए विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं ने प्रयास किया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं। वो प्रयास हुआ भी, उसमें कुछ सफलता भी मिली, कुछ कठिनाइयां भी आई, क्योंकि एकदम से इस सिस्टम से बहुत सारे छात्र अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। कईयों के पास इस तरह का लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है, कईयों के पास कई जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। हमारे जो गरीब विद्यार्थी हैं जो दूर दराज गांव में बैठे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे इन सब संसाधनों को काम में ले सकें। उनके मन में बड़े एक तरह की ये बहुत दुविधा की स्थिति भी थी कि अब वो क्या करें। उनके घर वाले भी परेशान थे। खैर, जैसे तैसे मोबाइल के माध्यम से थोड़ी बहुत ऑनलाइन की सुविधाएं उनको मिली। बड़े शिक्षण संस्थाओं की बात छोड़ दीजिए, जिनके पास उस तरह के स्टूडेंट है, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके पास इस तरह की तकनीक है। लेकिन जो सामान्य शिक्षण संस्थाएं हैं, जो दूर दराज गांव में स्थित कॉलेज है या स्कूल है, उनके शिक्षकों के सामने और उनके बच्चों के सामने काफी सारी समस्याएं आई। हालांकि वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े स्टूडेंट्स की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया और ये प्रयास किया गया कि भाई अब परीक्षाएं कराई जाए। और सरकार ने इसके लिए कई कमेटियां बनाई। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार सब चिंतित थे। सबने अपनी अपनी कमेटियों के माध्यम से, महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी एक कमेटी बनाई, राज्यपाल महोदय ने, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने, इन्होंने सभी कुलपतियों से
संवाद करके बहुत सारे सुझाव लिए और उसके हिसाब से कमेटी की सिफारिश पे ये निर्णय लिया कि जुलाई में 15 जुलाई के आसपास से परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और चूंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सब नहीं करा के केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाएगी, ये निर्णय लिया गया। और सब विश्वविद्यालयों ने अपनी तैयारियां भी कर ली थी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्रीवियस के स्टूडेंट्स को ये अपनी परीक्षा नहीं करवाने का निर्णय करके अगली क्लास में प्रमोट कर उनकी आने वाले समय में ऑनलाइन मेथड से परीक्षाएं क्लासेस शुरू करने का निर्णय हुआ। लेकिन स्थिति ये हुई कि जैसे ही अनलॉक का पीरियड आया, अब अनलॉक करना मजबूरी भी थी, 1963 क्योंकि कब तक अपन सारे काम धंधों को और इन सब को बंद रखेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे गाइडलाइंस के तहत अपन ने इसको खोलना शुरू किया। लेकिन स्थिति ये आई कि कोरोना के केसेज राजस्थान में तेजी से बढ़ने लगे। निश्चित रूप से जब केसेज बढ़े तो हम शिक्षक भी, उच्च शिक्षा मंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, सारे छात्र नेता भी, सारे छात्र भी बड़े संकट में थे और ये सोच रहे थे कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें। जो 15 जुलाई को परीक्षाएं शुरू करवानी है वो किस तरह से कराएं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, किस तरह से। एक पेपर है नहीं, यूनिवर्सिटी के काफी सारे पेपर्स होते हैं, कम से कम फाइनल की एग्जाम कराने में 1.5 महीने का समय लग जाता है। पूरी समय सारणी हमने बना ली और प्रयास भी किया कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप इसको कराएंगे। लेकिन ये संख्या इतनी बड़ी, स्वाभाविक थी चिंता करना छात्रों के द्वारा, NSUI हो चाहे दूसरे संगठन हो, ABP हो और हो, सारे छात्र नेता चाहे SFI भी हो, सबने विश्वविद्यालयों के सामने आकर के अपनी इस व्यथा को बताया। निश्चित रूप से उनकी ये बात वाजिब थी कि भाई ऐसी स्थिति में जब कोई साधन नहीं चल रहा है, विद्यार्थी दूर दराज गांव में बैठा है, वो परीक्षा देने सेंटर तक कैसे आएगा, सेंटर में किस तरह से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये उनकी चिंता स्वाभाविक थी। ये मांग बहुत बड़े लेवल पे हुई, पूरी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मांग हुई छात्र नेताओं के द्वारा कि इस परीक्षा को इस समय नहीं कराया जाए। और इन सब मुद्दों को ध्यान में रख करके राज्य सरकार ने, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन छात्रों की इस वाजिब मांग को मानते हुए परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया और ये कहा कि भाई छात्रों को अगली क्लास में कैसे प्रमोट करें, इसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था है वो देखिए। और इस बीच UGC या हमारी जो केंद्रीय संस्थाएं जो निर्देश देंगी उन सबका अध्ययन करके उसके बारे में आगे निर्णय करवाया जाएगा। जैसा अभी आपने कहा, फिर UGC के कुछ निर्देश आए हैं और अब ये सब एक्सरसाइज चल रही है कि इसका क्या किया। सर अब हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर 1 मिनट में अर्पित जी को देता हूँ। सर आप उच्च शिक्षा में बदलाव की स्थिति को लेके अपनी बात रखें और क्या करना चाहिए सर। फिर अपने साथ मंत्री जी कनेक्ट होने वाले हैं, अपन मंत्री जी से 2 मिनट बात करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। जी सर। जी जरूर, धन्यवाद रामजन जी। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा कि बहुत ज्वलंत मुद्दे पर दैनिक नवज्योति ने ये पहल की है, इसका स्वागत करना चाहिए। जी जी सर। और ये कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड के सिनेरियो में एजुकेशन में क्या बदलाव आया है। जी सर। तो जी सर। सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग इससे गुजर रहे हैं। पूरा देश, प्रदेश और दुनिया भर में ये इस तरह की आपदा आ पड़ी है जो हम में से किसी ने कभी सोचा नहीं था। अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। अगर जो तो भी हमारे साथ है तो वो भी बताएंगे कि वॉर वाले जमाने भी लोगों ने देखे हैं, लेकिन इस तरह की भयावह स्थिति, इस तरह के डर का माहौल कभी देखा नहीं गया। बट देखिए, प्रकृति है, ईश्वर का जो इच्छा है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। बट प्री कोविड और पोस्ट कोविड में एजुकेशन में जो बदलाव आया है, सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि जो सर कि एग्जामिनेशन का समय है ये। अगर ये नवंबर का समय होता तो हम कहते हैं कि एग्जामिनेशन और एडमिशन दो चीजें अभी मार्च के बाद एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जामिनेशन की जो एक कंफ्यूजन अभी चल रहा है, कुछ केंद्र सरकार से गाइडलाइन आती है, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सारी परीक्षाएं कैंसिल हो जानी चाहिए, बिकॉज
सेंटर्स बनेंगे, लाखों बच्चों का मूवमेंट होगा, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो प्राप्तांकों के आधार पर हमें अगली क्लास में छात्र छात्राओं को बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि स्कूल एजुकेशन में ऑलरेडी ये डिसीजन हुआ है। उस डिसीजन का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी बन गया है। अगर बात करें कि लॉकडाउन में क्या रहा, तो लॉकडाउन में जो सर ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं कि एक वर्ग रहा जो जरूरी रूप से हमारे ग्रामीण परिवेश के भाई बहन हैं, उनके पास सुविधाओं का थोड़ा सा कमी हम मान सकते हैं। इंटरनेट की बैंडविड्थ एक इशू आ जाता है, गैजेट्स का एक इशू आ जाता है, जो उनके पास शायद उस क्वालिटी के गैजेट्स नहीं हो। ऑनलाइन एजुकेशन में काम बहुत हुआ है लॉकडाउन में। अगर हमारी जैसी संस्थाओं की बात करें तो जैसे लॉकडाउन घोषित हुआ उस वक्त बिल्कुल पीक पे एजुकेशन चल रही थी, सेमेस्टर क्लोज होने की तरफ था। बिल्कुल और उस वक्त अगर क्लासेस पूरी नहीं की जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता। जो साल भर मेहनत की है वो मेहनत शायद हमारी पूरी नहीं हो मुश्किल में पड़ जाती। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चली, जो 90% से ज्यादा सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री जी भंवर सिंह भाटी जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। उनका दैनिक नवज्योति की ओर से मैं रामबदन कुमावत स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। कैसे हैं सर? ठीक है। आज तो लंबी मशक्कत हो गई। हमारे साथ जेपी यादव जी हैं, अर्पित अग्रवाल जी है, अभिमन्यु पूनिया जी है, होशियार मीणा जी है, डॉक्टर रामोदार शर्मा जी है, डॉक्टर विनोद शर्मा जी है। सर हम कोरोना काल में शिक्षा की स्थिति और बदलाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम अर्पित जी से बात कर रहे थे और आपका स्वागत के लिए हम बीच में रुके। सर हम 2 मिनट का परिचय आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में उच्च शिक्षा की स्थिति में क्या क्या बदलाव हुआ है और सरकार ने क्या क्या पहल की है। आप सभी का दैनिक नवज्योति वर्चुअल टॉक शो में मैं स्वागत भी करना चाहूंगा और मैं आप लोगों के बीच में देरी से जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दैनिक नवज्योति परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कोरोना की इन परिस्थितियों में जब इस प्रकार से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और आपने एक बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम रखा है। कोरोना के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमने जैसे ही हमारे प्रदेश में लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद में सभी हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो चल रही थी वो हमें बीच में रोकनी पड़ी, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आगमन हुआ और सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए और आप और हम सब लोग विद्यार्थी शिक्षक सब अपने घरों में थे। लेकिन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है, उनकी जो दैनिक शिक्षा का जो क्रम चल रहा था वो एकदम से बंद हो गया। वैसी स्थिति में हमने हमारे तमाम राजस्थान के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से ये आह्वान किया कि आप वर्क फ्रॉम होम के तहत मतलब आप घर पर रहकर ही किस प्रकार से विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक लाभ दे सकते हैं, उस दिशा में आप काम करें। और राजस्थान में तमाम हमारे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के सम्मानीय शिक्षकों को कि उन्होंने घर बैठ करके बहुत ही अच्छा ई कंटेंट्स बड़ी संख्या में बनाए, ई लेक्चर उन्होंने रिकॉर्ड किए, लिखित में उन्होंने ई लेक्चर बनाए और पूरे ऑनलाइन राजस्थान के छात्र और छात्राओं को अपने से जोड़ा और YouTube के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और भी ऑनलाइन जो हमारी आयुक्तालय की जो वेबसाइट है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट्स हैं,
उन सब के माध्यम से विद्यार्थियों को, क्योंकि पहला मौका था कि जब विद्यार्थी कॉलेज नहीं जा पा रहा था, लेकिन उन स्टूडेंट्स को टीचर्स का मार्गदर्शन अच्छे से अच्छा मिले, उसके लिए तमाम शिक्षकों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, बहुत ही सराहनीय कार्य किया। तो मैं उसके लिए समझता हूँ कि एक बहुत ही उसमें लंबे समय तक ये कार्य हुआ। और आज भी मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना की परिस्थितियों में जिस प्रकार से सरकार का सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि इन परिस्थितियों में सभी लोग मदद करें, तो मैं राजस्थान के हमारे उच्च शिक्षा विभाग के परिवार के, चाहे हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, चाहे हमारे राजकीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, उन सब के शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया। और उन्होंने राजस्थान सरकार जो कोरोना के खिलाफ लड़ रही है लगातार पहले दिन से, उसमें हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। राजस्थान के ऐसे बहुत सारे छात्र नेता हैं, छात्र संगठन है हमारे, उन्होंने भी ये कहा, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र नेता हैं जिनका वार्षिक जो छात्र संघ का जो कार्यक्रम होता है उसमें काफी पैसा खर्च होता है महाविद्यालय का, तो उन स्टूडेंट्स ने अपना जो पैसा है, जो छात्र संघ शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का जो राशि खर्च होती है, उसको भी कोविड में दिया। एनएसएस के हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, एनसीसी के हमारे जो कैडेट्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका जिला प्रशासन के साथ निभाई। कोरोना की इन परिस्थितियों में जब आम आदमी घरों में बैठा था और पुलिस के लोग, चिकित्सा विभाग के हमारे कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी मीडिया के लोग और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना की परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर घर से बाहर लोगों को बचाने में लगे हुए थे। उसमें हमारे कॉलेज के एनसीसी और जो एनएसएस के जो कैडेट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा लोगों में जागरूकता लाने के लिए। और उसके साथ साथ हमारे तमाम विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन एक बेस बना करके, क्योंकि कभी ऑनलाइन ई टीचिंग, ई लर्निंग हमारे आदत में भी नहीं था, क्लासरूम में जाकर के पढ़ना, शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करना। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थितियां थी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने तत्काल जितना हो सकता था ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया। और इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि अभी भी कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है और संक्रमण का दौर जो लगातार चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों में हम लगातार हमारे शिक्षक समुदाय से, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हमारे सम्मानीय जो शिक्षक गण हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, आचार्य से आचार्य हैं, उन सब से हमारा लगातार ये आह्वान है कि विद्यार्थी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के में नहीं आ पा रहे हैं, कैंपस में नहीं आ पा रहे हैं, हमारी शैक्षणिक संस्थान सभी बंद है, लेकिन हमारे विद्यार्थी जिनको चिंता है अपने भविष्य को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो उन विद्यार्थियों का मनोबल हम नहीं गिरने दें। और उसके लिए लगातार हमारा ये प्रयास रहना चाहिए, हमारे विभाग का, हमारे तमाम जो शिक्षक गण है उन सब का, कि हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से लगातार मार्गदर्शन कर सकें और उनको आगे बढ़ने के लिए यथासंभव ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। सर मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हम अर्पित जी से 1 मिनट बात करना चाहेंगे। सर अपनी बात चल रही थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने कोरोना काल में क्या व्यवस्था की, पढ़ाई को लेके हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, उनकी बच्चों की सुरक्षा से लेकर हो या उनको कोई भी सहयोग पहुंचाने में हो, उस क्षेत्र में क्या सहयोग किया? मंत्री महोदय को बहुत स्वागत और प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि रामजी जी मैं कह रहा था कि करीब 18 मार्च को जब राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन जारी किया, तो उस वक्त एग्जामिनेशन का सबसे पीक टाइम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अक्रॉस द कंट्री चल रहा था।
तो उसको हमने इमीडिएटली इस बात को सेंस किया। हालांकि तब ये नहीं लग रहा था कि इतना लंबा समय चलेगा, बट लग रहा था कि 2 से 3 वीक का एक लॉकडाउन हुआ है। तो हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की और लगभग 10,000 स्टूडेंट्स JECRC के दोनों कैंपसेस में पढ़ते हैं। और इमीडिएटली टीचर्स के लिए जो जूम ऐप और जो अदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस अवेलेबल है, उसका एक छोटा सा ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई और सारे स्टूडेंट्स को एक करिकुलम हमने इशू किया। और लगभग मतलब बहुत तो नहीं, बट 80 से 85% अटेंडेंस उसमें आई। और जो थोड़ा एक दिक्कत जो ग्रामीण परिवेश की मैं बात कर रहा था कि बैंडविड्थ का इशू रहता है, कई बार गैजेट्स का इशू रहता है, कई बार सोच समझ नहीं होती ऑनलाइन एजुकेशन की, उसको सोचने समझने के लिए, जैसा सर ने कहा कि हमारी आदत पढ़ने और पढ़ाने की दोनों चौक और बोर्ड की रही है और एक अचानक से व्यवस्था आ गई तो थोड़ी सी असुविधा रही। बट मैं कहना चाहूंगा कि शायद 10 दिन के बाद सब कुछ सुचारू हो गया था। और जिस तरह का एजुकेशन हम ऑफलाइन मोड में करते कैंपसेस में, लगभग उसी तरह का एजुकेशन ऑनलाइन मोड में हम डिलीवर कर पाए। कुछ एग्जामिनेशंस भी हमने थोड़ा हिम्मत करके ऑनलाइन करवा पाए और एग्जामिनेशन भी अच्छे सुचारू रूप से हो गए। उनका नतीजा भी हमने निकाला, उसके रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए। तो कोरोना काल में इनिशियली मुझे लगता है 10 दिन एक थोड़ा सा चिंता का विषय रहा, थोड़ा पैनिक रहा, बट उसके बाद वगैरह ऑनलाइन बहुत ठीक से चल पाई। जी सर। अब हम 1 मिनट का बात करने के लिए डॉक्टर रामावतार जी को मैं अपनी बात पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोरोना काल में सर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा स्टूडेंटों को सबसे ज्यादा? नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं दैनिक नवज्योति और राम भजन जी को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे समय में जबकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है, आपने ये इस तरह का प्रोग्राम रखे और एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसको लेकर के छात्रों में और अभिभावकों में बहुत ज़्यादा, इसको लेके अपन मंत्री जी से भी बात करेंगे अभी। हाँ, तो ऐसे में आपको बहुत बहुत बधाई रहा कि कोरोना काल में जो उच्च शिक्षा की जो स्थिति रही है वो अपन सबको पता है कि जो जिस स्थिति में है। हालांकि जो एनुअल स्कीम्स थी उनमें कोर्सेज हो चुके थे, लेकिन जो सेमेस्टर स्कीम्स है उसमें ऑनलाइन जो क्लासेज हुई हैं उसमें भी लगभग कोर्सेज सारे समाप्त हो चुके हैं। जहाँ तक परीक्षा का सवाल है कि यूजी की जो एग्जामिनेशंस थी उसमें काफ़ी लगभग 1/3 पेपर्स हो चुके हैं। कुछ एग्जामिनेशंस तो ऐसी थी जिसमें कि आधे तक पेपर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अचानक इन परिस्थितियों को देखते हुए और एग्जामिनेशन को 19 मार्च के दिन पोस्टपोन करना पड़ा। और उसके बाद सभी छात्रों में, यूजी और पीजी के जो छात्र हैं उनमें बड़ी असमंजस की स्थिति है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे में एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है तो एग्जाम के बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि इसमें जो जहाँ तक कि बच्चों का ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन का वो रूरल एरिया का जो बड़ा पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से ही हैं, वो संभव नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है। तो उसकी बहुत सारे तरीके हैं जिनको बेस मानते हुए अपन कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि अपन उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं, असाइनमेंट्स के जरिए उनका असेसमेंट किया जा सकता है। तो उसके अलावा असाइनमेंट इस तरह के जैसे कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं और उसके बेस पे उनकी मार्किंग की जाती है, वो तरीका इन सभी कोर्सेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो कोर्सेज हैं उनमें अपनाया जा सकता है। जी सर, हम अब थोड़ी देर बाद आपसे वापस बातचीत करेंगे। हम डॉक्टर विनोद शर्मा जो कि शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में अपने साथ है, उन्होंने कोरोना काल में कई बार सरकार को अपनी मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांगे ही पहुंचाई है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा की जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कितनी प्रभावी रही? हेलो विनोद जी। हाँ विनोद जी, आवाज आ रही है। हाँ, नवज्योति परिवार से प्रतिष्ठित जो अखबार है उसकी ओर से और ये जो टॉक रखी गई है इसके लिए आप लोग बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। राम भजन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आदरणीय जी सर, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे तमाम साथी और जेपी यादव साहब, अर्पित अग्रवाल जी, शर्मा साहब और हमारे छात्र नेता अभिमन्यु जी और होशियार सिंह जी, बहुत ही मैं स्पष्ट बताऊं कि देखिए आपने का जो सामयिक जो विषय आपने रखा, जिस पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी प्रकाश डाला, हमारे माननीय
माननीय कुलपति महोदय ने भी प्रकाश डाला और अर्पित जी ने भी अपनी बात कही। देखिए, सही बात यह है कि रिसर्च जो है विश्वविद्यालयों में जो है वो ठप्सा हो गया है। इस कार्य उसमें कक्षाएं जो है वो विशेषकर ऑनलाइन जो क्लास टीचिंग जो थी वो बंद हो गई और परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। ये माननीय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोरोना पे कंट्रोल किया गया, नियंत्रण किया गया, उसी प्रकार राजस्थान की उच्च शिक्षा जारी रहे और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में ये उच्च शिक्षा पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े कोरोना काल में, उसके दुष्प्रभाव सामने नहीं आए। इसलिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ कमेटियों का गठन किया गया, ऑनलाइन कक्षाएं चालू की गई और चाहे कोई महाविद्यालय हो, चाहे आप सभी सरकारी विश्वविद्यालय हो, चाहे निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हो, सबने प्रयास करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। उनको यूट्यूब पे डाला गया, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ा गया, आपके जो कई चैनल्स हैं उनके माध्यम से जोड़ा गया और उसका बहुत सकारात्मक परिणाम आया। इसमें कुछ ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्राएं थे उनको जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन जो कक्षाएं जो ठप हो गई थी उस पर उसको हमने जोड़ा है और वो जो गैप आ गया था उस गैप को हमने खत्म करने का प्रयास किया गया और सरकार का इसमें जो सराहनीय जो प्रयास रहा है वो बहुत सराहनीय है। इसके अलावा मैं एक बात आपको राम भजन जी कहना चाहता हूं कि रिसर्च के संदर्भ में हम जो बात करें उस शिक्षा में रिसर्च को जो हम ऑनलाइन नहीं जोड़ पाए हैं उस पर भी प्रयास हुआ है। विशेषकर साइंस की जो रिसर्च है वो प्रभावित हुई है और हमारे माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हैं उनके प्रयासों से अब निश्चित रूप से इसमें कुछ काम आगे बढ़ रहा है। जी जी सर, हम 1 मिनट अब अभिमन्यु पूनिया जी एनएसयूआई के लीडर हैं, वो अपना छात्रों का पक्ष रखेंगे। जी अभिमन्यु पूनिया जी। जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। हम हेलो जी हेलो जी मैं जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो दैनिक नवज्योति जी को अखबार बहुत धन्यवाद देता हूँ और जी सर। हमारे बीच शिक्षा मंत्री जी ऊर्जावान राजस्थान सरकार के मौजूद है, भाटी जी, वीसी साहब, यादव जी का, शर्मा जी का, विनोद जी शर्मा जी का, मेरे प्रतिनिधि साथी संगठन के होशियार मीणा जी का, सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। और जो स्थिति पूरे राजस्थान के पूरे देश के अंदर पिछले 4 महीनों के अंदर इस आपदा के समय, इस महामारी के समय देश के अंदर जो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की स्थिति आ सकती है देश के अंदर। और पूरे देश के अंदर अगर किसी छात्र इकाई ने, चाहे छात्र रसोई के द्वारा हो, चाहे किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों की मदद के लिए एनएसयूआई के छात्र प्रतिनिधि पूरे देश में आगे रहे और तमाम पूरे देश में बिना परीक्षा प्रमोट को लेकर एनएसयूआई संगठन ने सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी और उसी को देखते हुए अन्य सरकारों ने भी इस पे सबसे पहले फैसला लिया। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं पूरे संगठन की तरफ से कि इन्होंने भी छात्रों की जो उचित मांग थी, जिससे 4 महीने से बिल्कुल छात्र अपनी परीक्षा को और प्रवेश को लेकर, दोनों को लेकर असमंजस की जो स्थिति में थे, उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया। और जो यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसका पूर्ण रूप से संगठन ये चाहता है कि आज के समय में देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर भारत देश तीसरे स्थान पर आ गया है। तो केंद्र सरकार की इस समय ये गाइडलाइन आना छात्र वर्ग के लिए उचित नहीं है। उनको असाइनमेंट के जरिए हो सकता था, लेकिन छात्र एग्जाम देने के लिए कैसे आएगा? 10th और 12th के जो एग्जाम हुए हैं उनमें स्कूल मात्र 5 किलोमीटर पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जो कॉलेज का विद्यार्थी है, जो महाराष्ट्र का विद्यार्थी राजस्थान में पढ़ता है, राजस्थान का महाराष्ट्र पढ़ता है, वो एग्जाम कैसे देगा? और बहुत से जिले आज देश के अंदर हॉटस्पॉट जिले हैं, कोरोना महामारी के चलते हॉटस्पॉट जिलों के अंदर कैसे विद्यार्थी अपने एग्जाम देगा? तो इसको लेकर पूरी एनएसयूआई संगठन पहले भी विरोध में था और आगे भी इसका विरोध दर्ज करवाता रहेगा। और मैं तमाम जो गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्राइवेट एजुकेशन के अंदर चाहे ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाई गई इस 4 महीने के अंदर, तो राजस्थान पूरे देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान, हमारे मुख्यमंत्री साहब की तारीफ की, राजस्थान के जो सरकार का जो कार्य था इस महामारी के समय उसकी प्रशंसा की। तो तमाम हम पूरे विद्यार्थी वर्ग की तरफ से शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने छात्र हित के अंदर जो फैसले लिए इस महामारी के समय, और वो सबसे ज्यादा छात्र हित के अंदर फैसले लिए। जी हम अब
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी से बातचीत करते हैं। सर, वर्तमान काल में उच्च शिक्षा को लेकर सरकार क्या नवाचार करने जा रही है? देखिए, जो कोरोना की जो परिस्थितियां हैं, उससे पहले यदि हम बात करें, शुरू से यदि हम बात करें, तो हमने पिछले 1.5 साल में स्मार्ट क्लास योजना की हमने राजस्थान के कॉलेजेस में शुरुआत की थी, और उसके बाद प्रतियोगिता दक्षता अभियान एक कार्यक्रम चलाया था जो लगातार चल रहा है। कोरोना की वजह से अभी कॉलेज बंद होने से रुका हुआ है। और ये प्रतियोगिता दक्षता जो कार्यक्रम है, ये राजस्थान के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमने शुरुआत की है। और इसमें जो विद्यार्थी कॉलेज में नियमित पढ़ाई करता है, उसके साथ साथ वो प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि उसको कैरियर की भी चिंता रहती है, वो किसी भी कंपटीशन में भाग लेना चाहता है, तो उसको हर तरह से हम, क्योंकि महंगी कोचिंग हर विद्यार्थी नहीं ले पाता, तो कॉलेज कैंपस में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क हमने एक प्रतियोगिता दक्षता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है, और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े भी हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष हमने प्रारंभ किया है, पहले ये नहीं करवाया जाता था। 2019 में भी करीब 35,000 विद्यार्थी पहली बार इस परीक्षा में बैठे हैं, और इससे विद्यार्थियों में एक जीके के प्रति, सामान्य ज्ञान के प्रति एक उत्सुकता आई है, एक लगाव महसूस किया गया है, और विद्यार्थियों ने चलकर इस परीक्षा में भाग लिया है। और इसमें स्टेट लेवल पर जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो आए हैं, उनको हमने सम्मानित भी किया है। इसके अलावा भी यदि हम बात करें, तो समर कैंपों के आयोजन की बात करें, वार्षिक हमने सभी कॉलेजों की एक एनुअल ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, वार्षिक अंकेक्षण योजना। इसमें कॉलेज की हम रैंकिंग करवा रहे हैं कि कौन सा कॉलेज टीचिंग में या अलग अलग क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो एक पूरे राजस्थान के हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी एक ऑडिट करके जो अग्रणी रहने वाले कॉलेज हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। जो कॉलेज पीछे रह रहे हैं, जो कमियां हैं, उसको सरकार के द्वारा समय रहते पूरा करने की एक पूरी कार्य योजना बनाई है। ई कंटेंट बैंक की हमने पहले से स्थापना कर दी, राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक। इसमें जितने भी ई कंटेंट है हमारे टीचर्स के, विशेषज्ञों के, तो उन सबको संकलित करके, और राजीव गांधी जी के नाम से एक ई कंटेंट बैंक हमने बनाया है। वार्षिक कैलेंडर भी हमने जारी किया था, हालांकि कैलेंडर अब प्रभावित हो गए हैं कोरोना की वजह से। उसके अलावा शिक्षकों को की दक्षता का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, शिक्षक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम। और वर्तमान में जो परिस्थितियां आई है, जैसा मैंने अभी आपको बताया जी सर, कि राजस्थान के हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी, आपने जैसे ही राजस्थान की बागडोर संभाली, राजस्थान के मुख्यमंत्री आप बने 2018 के दिसंबर में, तो पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमने कहा था कि हम हायर एजुकेशन को आगे लेकर के जाएंगे। तो पहले बजट में 2019 में 50 नए कॉलेज एक साथ खोले गए, और उसका हमारा उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ग्रामीण क्षेत्र की हम प्रतिभाओं को आगे लेकर के आएंगे, और उसके साथ साथ बालिका शिक्षा को निःशुल्क करने की दिशा में यदि हम बात करें, तो बालिका शिक्षा को निःशुल्क करने की दिशा में जो राजकीय शुल्क हमारे तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में लिया जाता है, उसको पूरी तरह से हटाया गया। 2020 के बजट की भी यदि हम बात करें, तो इसमें भी करीब 37 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। और सर, ये जो कॉलेज जो खोले गए हैं, इनमें किन किन कॉलेजों के सर भवन, लगभग स्थायी भवन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? इनमें जैसे सर अपन बात करें कि 87 कॉलेज हो गए दोनों बजट में। 87 कॉलेज,
87 कॉलेज हो गए 1.5 साल में 87 कॉलेज। हाँ बिल्कुल। पिछले लंबे समय से, मतलब आजादी के बाद से लेकर 2019 तक राजस्थान में 250 गवर्नमेंट के कॉलेज संचालित हो रहे थे। और इस 1.5 साल में 87 कॉलेज राजस्थान में खोले गए। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये सारे के सारे कॉलेज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए, उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे शहरों में नहीं आ पा रहे थे, जो महंगी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, उनके गांव के नजदीक, उनके घर के नजदीक ये कॉलेज खोले गए। और बिल्डिंग्स की यदि हम बात करें तो लैंड को, क्योंकि कोई भी नई संस्था जब खोली जाती है तो उसका प्रारंभिक तौर पर एक बार अस्थायी बिल्डिंग्स में, तो हमने तमाम सरकारी जो इन सभी कॉलेजेस को जो शुरू कर दिए हैं या शुरू करने वाले हैं, तो सरकारी बिल्डिंग्स को लेकर के हमने ये कॉलेज प्रारंभ कर दिए गए। और पूरे स्थायी भवन के लिए हमने लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, कई जगह लैंड अलॉटेड भी हो गई है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सारे कॉलेजेस के भवन भी बनाए जाएंगे। और इससे आप ये महसूस करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है और जो आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि आज गांव में स्कूल्स, आज हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक का स्कूल है, लेकिन कॉलेज, तहसील मुख्यालय पर कॉलेज नहीं, उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज नहीं, लोगों को जिला मुख्यालय तक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का कॉलेज खुलता है, उसको बहुत ही कम फीस देकर के पढ़ाई करने की सुविधा मिलती है। और विशेषकर हमारी बच्चियों को जो आज भी लोग गांव से शहर की तरफ नहीं भेजते हैं, तो ये बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रामीण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। और भी यदि हम बात करें तो आप खुद पत्रकार हैं, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला गया है। लॉ की यूनिवर्सिटी इस साल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होगी। इसको रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में लॉ के क्षेत्र में राजस्थान का विश्वविद्यालय बने। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है वो हमारे राजस्थान के आमजन, राजस्थान के युवाओं की भावना, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रख करके बनाई गई है। आगामी जो सत्र आने वाला है और जो सत्र शुरू हो गया अपना 15 जून से, इनको लेके सरकार ने क्या प्लानिंग की है? बच्चों को स्कूल, कॉलेज खोलने को लेके, उनकी पढ़ाने को लेके, या जो एग्जाम निरस्त हुए हैं उनको लेके बच्चों की अब आगे सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, जो कोरोना की, जैसे अभी हमारे अर्पित जी कह रहे थे कि 18 मार्च को जी लॉकडाउन राजस्थान में सबसे पहले लगा। जी। और लॉकडाउन लगने के बाद में हमारी जो विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं जी वो चल रही थी, उन परीक्षाओं को हमें बीच में स्थगित करना पड़ा जी सर। और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया। अब जुलाई में हम आ गए हैं, अनलॉक 1 भी पूरा हो गया, अब अनलॉक 2 चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब लंबा समय बीत गया और हमने पहले ये तय किया था, मई में हमने ये तय किया था तमाम शिक्षाविदों की राय लेकर के कि राजस्थान की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उसमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं हम आयोजित करवाएं। लेकिन जो हमने जो कार्यक्रम जुलाई से दिया था, जो जुलाई में अधिकांश यूनिवर्सिटियों ने अपना टाइम टेबल भी जारी कर दिया, टाइम टेबल जारी कर दिया था दूसरे सप्ताह से। लेकिन कोरोना का जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में और हमारे प्रदेश में भी प्रसार तेज गति से हो रहा है, अनलॉक होने के बावजूद कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी। ऐसी स्थिति में लगातार विद्यार्थियों की तरफ से और उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, उनकी तरफ से ये मांग आ रही थी कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं नहीं करवाई जाए, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। जी। उसके साथ साथ
जो हमने पूरा अध्ययन करवाया, छात्र संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, विद्यार्थियों की जो मांग है उसको उठाया जा रहा था। NSUI के अध्यक्ष जी अभिमन्यु पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी, ये लोग भी पूरी तरह से ये मांग कर रहे थे देश भर में कि प्रमोट द स्टूडेंट्स, और निश्चित रूप से हमने इन परिस्थितियों का पूरा परीक्षण करवाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा परीक्षण करवाया, और जो व्यवहारिक दिक्कतें हमारे प्रदेश के बाहर के जो विद्यार्थी हैं, जैसा अभिमन्यु ने कहा कि हमारे देश भर के विद्यार्थियों को यहाँ परीक्षा देने के लिए राजस्थान आना पड़ेगा, तो अभी पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी पूरा शुरू नहीं हुआ है, तो उनको आने में दिक्कत आ रही है। और विद्यार्थियों को रहने के लिए आवास की सुविधा भी पूरी तरह से अभी नहीं मिल पा रही है, हॉस्टल्स पूरे खुल नहीं पा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण रोज बढ़ रहा है, रोजाना 100-150 का आंकड़ा प्लस होता जा रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा परीक्षण करवा के शिक्षाविदों की राय लेकर के ये तय किया कि राजस्थान के हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं आयोजित करवाने की राजस्थान में स्थिति अभी नहीं है, और ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है। ये एक अच्छा और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन जो यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन है, कल जो गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार और यूजीसी की, हाँ, MHRD और यूजीसी की नई गाइडलाइन है। गाइडलाइंस पर मैं कहना चाहूंगा कि हम यूजीसी का, केंद्र सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन देश भर की अलग अलग परिस्थितियां हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का प्रभाव बहुत कम है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण तेज गति से फैल रहा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और इस समय में राजस्थान में मैं समझता हूं कि लंबे समय तक परीक्षाएं आयोजित कराने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। ये सोच के साथ ही हमने ये परीक्षाएं कैंसिल की थी। यूजीसी की जो गाइडलाइन है तो उस पर हम विचार करेंगे, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो फैसला किया गया है, तो ये एक राजस्थान की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है परीक्षाएं नहीं करवाने का। जो कि यूजीसी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उनका पूरी तरह से हम अध्ययन करेंगे, शिक्षाविदों की हम पूरी राय लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ला करके इस संबंध में, चूंकि अभी राजस्थान की स्थितियां ऐसी नहीं है कि परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सके, और इसी सोच के साथ ये निर्णय लिया गया था। यूजीसी का जो पत्र आया है, जो गाइडलाइन आई है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर पुनः एक बार चर्चा करने के बाद में इस पर कोई बात कही जा सकती है। सर, अगर बात करें इसमें, सर बीएड प्रोफेशनल कोर्स आ गए, लॉ कोर्सेज आ गए, टेक्निकल के कोर्सेज आ गए, मेडिकल और वेटनरी के कोर्सेज आ गए, और इन कोर्सेज को सर इसमें प्रमोट करने में रखा गया है या नहीं रखा सरकार ने? इन सब जो भी प्रोफेशनल कोर्स, बीएड का जैसे बात करें हम, तो बीएड का एनसीटी, इनकी जो कंट्रोलिंग जो एजेंसी है, जो नियामक एजेंसी है, वो एनसीटी है। लॉ की जो है बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो उसी प्रकार से अलग अलग इनकी जो संस्थाएं हैं, जो जिनका नियंत्रण, जिनकी गाइडलाइन रहती है। तो अभी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हम पूरी तरह से इसका एग्जामिन भी करवा रहे हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज की जो इनकी नियामक संस्थाएं हैं, उनके भी जो दिशा निर्देश आएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें भी ये मांग की जा रही है, सेम वही परिस्थितियां इन परीक्षाओं पर भी निर्भर करती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में और इस कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में परीक्षाएं आयोजित करवाने में हमें बहुत ज्यादा व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है। तो इनकी जो भी नियामक संस्थाएं हैं, उनकी क्या मार्गदर्शन आता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर, कोरोना को लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा, या कोरोना जागरूकता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सरकार का क्या विचार है? क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था, और चिकित्सा मंत्री जी ने भी घोषणा करी थी कि हम बच्चों को भी कोरोना बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे। तो अपने
कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इनको शामिल करने का क्या प्लान है सरकार का? देखिए, कोरोना की जो परिस्थितियां बनी है, मैं समझता हूँ कि ऐसा समय शायद ना तो पहले कभी आया है और ना ही शायद आगे कभी आए, लेकिन जो वर्तमान जो परिदृश्य है इससे आम जन प्रभावित हुआ है और ये देश और दुनिया के लिए बहुत अलग तरह का समय था। तो इन परिस्थितियों और कोरोना के इस काल को हमेशा याद रखा जाएगा और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी कोरोना के बारे में जान सके, उसके प्रति जागरूक हो। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने एक हमारे उच्च शिक्षा विभाग के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी एक कमेटी बना करके हमने तय किया है कि कोरोना के इस अवधि को हम क्यों न हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो। इस सोच के साथ आने वाले समय में जिस प्रकार से स्कूली शिक्षा में किया गया है उसी प्रकार से हमारे उच्च शिक्षा में भी कोरोना की इन परिस्थितियों को, कोरोना के समय को हम एक पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल करें। सर, छात्रों को प्रमोट करने से कमजोर जो स्टूडेंट है, जो शुरू से प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, तो उनमें कोई क्या डिफरेंट रहेगा या कोई फॉर्मूला तय किया है किसी स्टूडेंट को कोई नुकसान न हो, जो पहले से टॉपर था और आगे भी टॉपर ही रहे वो, और कोई कमजोर स्टूडेंट है तो वो कमजोरी रहे, इसको लेके अपनी क्या प्लानिंग है और क्या फॉर्मूला तय कर रही है सरकार? देखिए, प्रमोट करने का जो निर्णय राज्य सरकार ने किया है तो इसमें हम एक पूरी कार्य योजना बना रहे हैं और इसमें हमारे राजस्थान के जो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स हैं उन लोगों के साथ पूरा विचार विमर्श करके और विद्यार्थियों को के प्रमोशन का एक फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और उसमें विद्यार्थी की जो योग्यता है वो योग्यता के अनुसार उनके अंकों का निर्धारण हो। हमने यूजीसी से ये अपेक्षा की थी कि जो विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण है और जो अंक तालिका है, उनका जो परिणाम है, उस संबंध में कोई दिशा निर्देश मिलेंगे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि दिशा निर्देश हमें अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में प्रमोट करने का जो भी फार्मूला होगा जो विद्यार्थियों के हित में और उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी और सबसे ज्यादा लाभदायक हो, उनको आगे करियर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस प्रकार का एक सर्वमान्य फॉर्मूला सभी विश्वविद्यालयों से विचार विमर्श करने के बाद हम अतिशीघ्र जारी करेंगे। सर, आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने को लेके क्या तैयारियां चल रही है सर? कुछ तैयारियां? देखिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इन सब को खोलने के लिए भारत सरकार की एक गृह मंत्रालय के द्वारा हर महीने गाइडलाइन जारी की जाती है। अनलॉक 2 की जब गाइडलाइन जारी की गई तो उसमें 31 जुलाई तक राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खोलने के निर्देश दिए गए हैं। तो जैसे आगे भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसमें तमाम, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे हमारे धार्मिक संस्थान हो, चाहे हमारे रैली या ऐसे कोई सामाजिक आयोजन हो, चाहे हमारे शिक्षण संस्थान खोलने हो, उसमें भारत सरकार की जो कोरोना से संबंधित जो कमेटी बनी हुई है और उसकी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम निर्णय करेंगे। अभी फिलहाल 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का उस गाइडलाइन में प्रावधान है, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सर, आपका 2 मिनट का समय और लूंगा, फिर मैं आपसे मात्र 2 मिनट का, जिसमें एक तो प्रवेश प्रक्रिया जो यूजी और पीजी की, उसको लेके सरकार की क्या तैयारी है। दूसरा सवाल सर, अगस्त में छात्र संघ चुनाव होते हैं जिसका क्रेज देश भर के सभी स्टूडेंटों में रहता है। चुनावों को लेके और प्रवेश प्रक्रिया को लेके अपनी सरकार की क्या तैयारी है? क्या चुनाव होंगे या नहीं? प्रवेश प्रक्रिया में एडमिशन डायरेक्ट होंगे या टेस्ट लिया जाएगा? क्योंकि कई कॉलेजों में तो टेस्ट होता है, कहीं नहीं होता। यूनिवर्सिटियों में भी कहीं पे टेस्ट लिया जाता है पीजी का, कहीं नहीं लिया जाता। उसको लेके क्या तैयारी है? बस ये लास्ट सवाल सर। देखिए, यूनिवर्सिटीज में जो प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी ऑनलाइन, सबसे पहले तो हमने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को
अपनाने के लिए, उसको लागू करने के निर्देश राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को दिए हैं। और उसमें जो उनके डॉक्यूमेंट्स आदि लगाने होते हैं, तो वो सारे, चाहे फीस भरने का काम है, चाहे डॉक्यूमेंट्स लगाने का है, तो वहाँ सभी ऑनलाइन, क्योंकि विद्यार्थी को कॉलेज में नहीं आना पड़े, वो ऑनलाइन फीस भी भर सके, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सके। और जहाँ तक प्रवेश की जो प्रक्रिया है, सामान्यतः हमेशा पिछले जो वर्षों में जो प्रक्रिया चलती रही है, उसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। और मेरिट के आधार पर मैं समझता हूँ कि प्रवेश दिया जाता है, और उसी प्रक्रिया के अनुसार आगामी समय में भी हम एडमिशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, तो एक कोरोना की जो स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, और इस समय हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम परीक्षाएं, जहाँ मार्च में परीक्षाएं करवा रहे थे, आज जुलाई आ गया, सारा काम एक्सटेंड होता जा रहा है, परीक्षाएं हमें कैंसिल करनी पड़ी है। और आगे हमारा शैक्षणिक सत्र हम आगे विधिवत रूप से कब प्रारंभ कर पाएंगे, ये हम कहने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जब तक सामान्य स्थितियां नहीं होती है, तब तक हमारी भारत सरकार की गाइडलाइन है कि 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे नहीं। तो चुनाव के बारे में भी अभी कुछ भी कहना मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार उस समय निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले मैंने जैसा पहले भी आपको निवेदन किया कि हमारे लिए हमारे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए तमाम हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन सबको हम लागू करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम समय पर सब कार्यक्रम करें, लेकिन जो जिस प्रकार की असामान्य परिस्थितियां अभी हमारे प्रदेश में और हमारे देश में है, इन असामान्य परिस्थितियों में किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी कार्य योजना को लागू करने से पहले हमें हमारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य परिस्थितियां होने पर सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी निर्णय लिए जाएंगे। जी सर। अब हम अलवर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव जी से बात करना चाहते हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंत्री जी भंवर सिंह भाटी जी का, जो हमारे साथ जुड़े। सर राम भजन जी। जी सर। जी सर, मुझे अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम थोड़ी देर और आगे चाहूंगा, मैंने कहीं समय और देर का, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत आपका आभार। धन्यवाद मंत्री महोदय, धन्यवाद आपका। ठीक सर, थैंक यू सर। हेलो, अब हम आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने पास समय कम है सर, हम 2-2 मिनट का मैं आप सभी को समय देना चाहूंगा। जी हेलो, हाँ सर, 2-2 मिनट का समय देना चाहूंगा। मैं जेपी यादव जी से बात करना चाहूंगा। सर, अपने आगे जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है, अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इसको लेके अपनी क्या प्लानिंग है? रामभजन जी काफी विस्तार से सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही, और मंत्री जी ने भी विस्तार से सारी रूपरेखा रखी। जी हमारे विश्वविद्यालय अलवर यूनिवर्सिटी की बात करें कि कोरोना काल में भी हम बिल्कुल सामाजिक सरोकार के कामों से भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत के 15 दिन के बाद हमने हमारा जहां यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन रही है, हल्दीना गांव, उसको गोद ले रखा है। वहाँ हमने पूरा छिड़काव करवाया और बहुत सारे जो वहाँ सुविधाएं हम दे सकते थे वो दिए। और अभी 3 दिन पहले एक दूसरा गांव ककराली मेव जो हमने गोद लिया है, वहाँ सरकार अपनी तरफ से जागरूकता का अभियान चला रही है। विश्वविद्यालय ने भी वहाँ जागरूकता अभियान चलाया और वहाँ सब लोगों को ये सारी बातें बताई कि इस बीमारी से कैसे बचें। जहाँ तक अगले सत्र की सवाल है, विश्वविद्यालय के जो भी एडमिशन वगैरह है, मंत्री जी ने जैसा कहा वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। परीक्षाओं के बारे में
सरकार का निर्णय था, परिस्थितियों के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित निर्णय लिया। इस समय परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। जी जी। यूजीसी ने और एमएचआरडी ने अपनी कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं। अब इनके बारे में सब उच्च स्तर पर बैठ करके जो भी अंतिम निर्णय होगा उसके अनुसार। जी जी जी। अगर कोरोना की स्थिति इसी तरह से बनती रहे तो ऑनलाइन क्लासेज को भी हम चालू करेंगे। और उसमें मैंने पहले भी मंत्री महोदय की भी कई बार इस बारे में चर्चा, मैंने एक सुझाव दिया है कि अपन को इस कोरोना की परिस्थिति में अपने जेईसीआरसी के अर्पित अग्रवाल जी का जो सेटअप है या दूसरे जो और इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो सेटअप है वैसा हमारे गांव के कॉलेज का नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी सुझाव दिया था और मेरा भी ये मानना है। हमारे नेता भी एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि सरकार से ये बात कहें, जी भी मेरी बात सुन रहे हो तो कहें, और विनोद जी ने सब सरकार तक ये बात कहे। मेरा ये मानना है कि दो रूप में कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे जब ये महीने 2 महीने में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अब तक तो बैठ के टीचर्स अपना आगे के अध्ययन के लेक्चर वगैरह तैयार करें, क्योंकि ऐसी स्थितियां है नहीं। अभी अपन स्कूल कॉलेज खोल भी नहीं रहे हैं, क्लासेज उस रूप में होगी नहीं। मेरा एक तो ये मत है कि ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए क्लासरूम टीचिंग में आशा करता हूं कि ये कोरोना संकट से हम निजात पाएंगे और होंगी। अगर मान लो इसमें देरी होती है तो मेरे 2 सुझाव, एक तो ये कि हमारे सारे टीचर्स को इस नए सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाए, तहसील लेवल पे या बड़े कॉलेज के लेवल पे। सर इसके लिए तो सरकार को बड़े स्तर पे प्रोग्राम चलाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल ये जरूरी है। जब तक अपन ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक कई बार इस दौरान मैं कोई 20 वेबिनार ज्वाइन कर चुका, कई बड़े लेवल की वेबिनार भी हुई, लेकिन उसमें उन तक में कई तरह की तकनीकी दिक्कत आई, कई लोग जुड़ नहीं पाए, वो ठीक से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई, ऐसी मैंने खुद ने महसूस की है। तो जब अपन इस तरह का ऑनलाइन करें तो एक तो इस सिस्टम के बारे में, एक इसकी सिस्टम की अपन ये भी देखें कि अपने सारे डाटा, अपने सारे लेक्चर, इसमें सारी जानकारी मंत्री जी ने भी ये चीज मानी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और ई कंटेंट भी कॉलेज शिक्षा ने तैयार किए हैं। बिल्कुल जरूरी है और सुरक्षा भी जरूरी है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, लेक्चर, सारी जानकारियां वो भी बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि जिस तरह के क्राइम होने लग गए उनसे बचाव करते हुए कोई सेफ सिस्टम हो। और वो सेफ सिस्टम में मेरा ये सुझाव है कि वो सरल हो, सस्ता हो, गरीब से गरीब विद्यार्थी उसको काम में ले सके, उनमें हीन भावना नहीं आए। मैं एक दिन पेपर में पढ़ रहा था कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो एक छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसके घर वाले उसको उस तरह का मोबाइल फोन नहीं दिला पाए और वो डिप्रेशन में आ गई। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा सबको मिले, सहज तरीके से मिले, सस्ती मिले, सरल मिले, इसकी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। इस संबंध में मेरा ये भी सुझाव है कि अपन ये ऑनलाइन क्लासेज करें, कोई बात नहीं, लेकिन जब स्थितियां ठीक हो जाए, ज्यादा नहीं तो हर वीक में एक दिन हर एक सब्जेक्ट के कॉलेजों में बहुत योग्य यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में शिक्षक है सर, अभी रखा जाए। बिल्कुल पक्का सर, एक सप्ताह में एक बार डिस्कशन हो, ठीक से अपन चर्चा कर सके और उनके ज्ञान का लाभ ले सके। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर वगैरह तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट को जो टीचर जिस तरह से समझाता है वो वाली बात नहीं हो सकती। इसलिए क्लासरूम टीचिंग को अपन को महत्व देते हुए समय समय पर वैकल्पिक रूप से करना पड़ेगा, ये मेरा सुझाव है। अगले सत्र में हम आशा करते हैं कि जल्दी कोरोना से निजात पाए और फिर अपन व्यवस्थित रूप से वापस उसी तरह से अपने अध्यापन को जारी कर सकें। जी सर, आप सभी का स्वागत है दैनिक नवज्योति की ऑनलाइन वर्चुअल टॉक शो में। मैं अब रामबदन कुमावत आज इसी टॉक को, इसी मुद्दे को यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।
थैंक यू सर। थैंक यू राम भगत जी।